Let's discuss the topic IUCN Red Data Book Classification. IUCN Red Data Book को, ये जो IUCN रेड लिस्ट होती है, इसको क्या करते हैं, IUCN रेड लिस्ट भी कहते हैं या रेड डेटा बुक भी कहते हैं। और IUCN क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। और ये बुक IUCN ने फाउंड की थी 1964 में, जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये जो है मोस्ट कम्प्रीहेंसिव जो है इन्वेंट्री है, ये जो IUCN रेड डेटा बुक है। और ये क्या बताती है, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस क्या है जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं उनका। ये प्रिसाइज क्राइटेरिया होता है कि जिसमें हम वैल्यूएट करते हैं कि कोई जो स्पीशीज़ है वो रिस्क पर तो नहीं है, एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाली, ये जो स्पीशीज़ हैं या उनकी सब जो स्पीशीज़ हैं। और ये जो ये क्राइटेरिया है ये रेलिवेंट है सब स्पीशीज़ के लिए, जितनी भी स्पीशीज़ है वर्ल्ड की, ये और थ्रू आउट द ऑल द रीजन जो भी है वर्ल्ड के, वहाँ पर ये रेलिवेंट है, एप्लीकेबल है। और ये जो रेड डेटा बुक में जो भी क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक बेस पे होती है ये। और ये क्या, मोस्ट ऑथराइज्ड गाइड है जो कि स्टेटस बताता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसी है किसी इलाके में। तो इसमें हम ये जानेंगे रेड डेटा बुक में जो 9 क्लासिफिकेशन बताई हुई है जो रेड डेटा बुक में स्पीशीज़ की, वो जानेंगे उसका बेसिकली एग्जांपल्स के साथ, तो पूरी फिर नॉलेज होगी। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज़ क्या होती है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है, वल्नरेबल क्या होती है, किस कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद हमें फिर पढ़ना चाहिए ये जाकर वाइल्ड लाइफ अगर पढ़नी है या बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, इन सिटू कंजर्वेशन। तो उसके बाद तो जो IUCN स्टैंड ऑफिशियली स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने पढ़ा, ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्किंग करती है किसके फील्ड में, नेचर को कंजर्व करने के लिए। और क्या काम करती है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमने यूज़ करने हैं वो कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबली यूज़ करने चाहिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो IUCN में जो ये है, ये किसका क्या काम है, डेटा गैदरिंग करती है, एनालिसिस करती है। एक तो डेटा गैदर करती है थ्रू द वर्ल्ड, और एनालिसिस भी करती है डेटे का, रिसर्च करती है, फील्ड प्रोजेक्ट्स करती है। इसके अलावा एजुकेशन भी जो है प्रोवाइड करती है IUCN। इसका मिशन क्या है, टू इन्फ्लुएंस और एनकरेज और असिस्ट द सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व द नेचर। IUCN का ये काम है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो नेचर है उसको कंजर्व करना है, और जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, सस्टेनेबली यूज करना है। अगर थोड़ा सा हम और पीछे चले जाए हिस्ट्री में, तो IUCN जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। वो और कहाँ हुई थी, फ्रांस में, जहाँ कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और कौन थे, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को के जो मेंबर थे यूनेस्को में, उन्होंने ये क्या किया था, साइन किया था एक एक्ट बनाकर। तो उसमें फिर क्या किया था, ये IUCN क्रिएट की थी। ये इनिशिएटिव था टू सेट अप द न्यू ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम यूनेस्को। जो IUCN है यूनेस्को से ही ये जो है वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और ये यूनेस्को खुद जो है फाउंड की गई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस में। तो जूलियन हेक्सले जो थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे यूनेस्को के, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था IUCN को फाउंड करने का इसको। तो जो एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडिंग जब IUCN बनाई गई, तो इसमें इससे पहले कोई भी ऐसी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेचर को कंजर्वेशन के लिए हो। तो ये पूरा, तो इसके बाद क्या, इससे पहले अगर कोई थी भी, अगर इससे पहले IUCN से पहले भी थी भी, तो वो थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए थी। तो बर्ड्स के लिए, जिसको अभी बोलते हैं हम, जिसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि 1922 में हुई थी। IUCN से पहले अगर कोई नेचर को कंजर्व करने के लिए खास कर कोई थी तो सिर्फ बर्ड्स को कंजर्वेशन के लिए थी, वो ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको फाउंड किया गया था 1922 के लिए, 22 में, और उसका नाम अब है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। जो IUCN है इसको शुरू में क्या कहते थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका जो नाम इनिशियल नाम था वो ये था,
जो कि 1948 से 1956 तक नाम ये रहा। उसके बाद 1990 से 2008 तक इसका नाम जो है वो जाना जाता था वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते थे इसको। जो IUCN के मेंबरशिप है कितने हैं, लगभग 1400 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या है जुड़ी हुई हैं IUCN के साथ, और लगभग 16,000 जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं IUCN के साथ, और वॉलंटरी बेसिस पे काम भी करते हैं। इट एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेटली 1000 फुल टाइम स्टाफ इन मोर देन 50 कंट्रीज। इसके अलावा IUCN ने क्या किया हुआ है, लगभग 1000 तक जो है एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं जो कि लगभग 50 कंट्रीज में काम करते हैं, जो कि परमानेंटली वो इनके लिए एम्प्लॉय काम करते हैं, फुल टाइम स्टाफ है। और ये हेड क्वार्टर जो है इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का। IUCN has an observer and consultative status at the United Nations and plays a role in the implementation of several international convention on nature conservation and biodiversity। कि इस समय बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी IUCN के अंडर फाउंड की गई हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए वो भी IUCN के अंडर चलती हैं। तो इसके अलावा IUCN ने ही इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड वाइड फंड WWF को क्या किया है IUCN ने इस्टेब्लिश किया है, और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग जो सेंटर है वो भी IUCN ने ही इस्टेब्लिश किया है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो अच्छे वेल नोन जो है ऑर्गेनाइजेशन IUCN ने जो है इनिशिएट किए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट नोन फॉर द वाइडर पब्लिक फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN रेड लिस्ट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि IUCN जो है वो पब्लिश करती है रेड डेटा लिस्ट, रेड डेटा बुक भी बोलते हैं जिसको, या रेड लिस्ट। तो ये करती हैं जिसमें कि जो भी स्पीशीज़ हैं उनका स्टेटस क्या है वो हम चेक करते हैं उनका। तो इसमें इसके अलावा IUCN का हम जब इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये रिजर्व एरिया हैं जो एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन के। तो IUCN की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कैटेगरी 2 में आता है, नेशनल पार्क जो है कैटेगरी 4 में आता है, और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कैटेगरी 5 में आते हैं, IUCN की कैटेगरी 5 में आते हैं। स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। उसके बाद आ जाता है कि जो मेन चीज़ है जब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ तो पता नहीं चलता, तो IUCN ने जो है क्या किया हुआ है 9 जो है वो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, जो 9 ग्रुप्स में बांटा हुआ है स्पीशीज़ को 9 ग्रुप में। इसके लिए उन ग्रुप्स में बांटने में क्या क्राइटेरिया सेट किया इन्होंने, रेट ऑफ डिक्लाइन की कितनी स्पीशीज़ डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, नंबर उनका, पॉपुलेशन साइज़ कैसा है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उनकी, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन कैसा है, उसके बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। और एम्फेसिस ये भी दिया गया है कि इसको जो है फ्यूचर में किस तरह का थ्रेट्स मिलेंगे। एक चीज़ ये भी है कि इसमें ये भी रखा गया है कि फ्यूचर में कितने थ्रेट्स हैं उन स्पीशीज़ को, वो ये सारी चीज़ों में क्राइटेरिया के हिसाब से 9 ग्रुप में बांटा गया है जो IUCN ने बांटा है स्पीशीज़ को। तो अब हम ये देख पा रहे हैं एक फ्लो चार्ट, इसके थ्रू हम समझेंगे ये 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। पहले तो सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं जिसमें एक्सटिंक्ट IUCN की रेड डेटा बुक में, फिर है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट अवेलेबिलिटी। ये 9 जो हैं स्पीशीज़ का ग्रुप है। तो उसमें जो सारी स्पीशीज़ आती हैं 9 आती हैं, सारी की सारी जो रेड डेटा बुक में क्लासीफाई है। फिर जो अवेलेबिलिटी में आती हैं वो आती हैं, इसको बाहर कर देंगे इसको, तो बाकी जो है क्योंकि नॉट अवेलेबिलिटी को छोड़ दें तो बाकी सारी ये अवेलेबिलिटी ने। और फिर एडिक्वेट डेटा के में आती हैं इस डाटा डेफिशिएंट, क्योंकि इसमें डेटा नहीं उतना एडिक्वेट, तो इसको अलग कर दें, अगर बाहर निकाल दें तो बाकी एक्सक्लूडिंग दिस वन, बाकी जो है सारे इंक्लूड होते हैं एडिक्वेट डेटा में। और फिर थ्रेटन स्पीशीज़ भी देख रहे हैं, कभी कभी आता है कि थ्रेटन स्पीशीज़ कौन से होते हैं, तो थ्रेटन की ही सब टाइप है, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये तीनों की तीनों क्या है थ्रेटन स्पीशीज़ में आते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जो है एक्सटिंक्शन का बढ़ता जाता है। ये लीस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटन है, वल्नरेबल,
एंडेंजर्ड उससे खतरनाक है, क्रिटिकल एंडेंजर जो है अगर और इसका ऐसे ही रही स्टेटस रहा तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो सकती है, और फिर अगर कोई एक्सटिंक्ट हो गया वाइल्ड में तो फिर फ्यूचर में उसका थ्रू आउट द जो वर्ल्ड है वहाँ से भी, अर्थ से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एक्सटिंक्शन का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है, इस फ्लो चार्ट में हम देख पा रहे हैं। एक और फ्लो चार्ट हम कॉमनली ये देखते हैं, वही है, सेम है, लेकिन इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको हॉरिजॉन्टली की ये सारी स्पीशीज आ जाती हैं जो भी हैं, नॉट अवेलेबिलिटी से लेकर एक्सटिंक्ट तक, और जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है एक्सटिंक्ट की तरफ इधर से। तो ये वेलिडेटेड कैटेगरी में आ गया, ये एडिक्वेट डेटा वाला, और थ्रेटन स्पीशीज। तो थ्रेटन में वल्नरेबल आता है, एंडेंजर और क्रिटिकल जो है ये इसी की सब कैटेगरी है। अब हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होता है, और उसके बाद बाकी एंडेंजर्ड वल्नरेबल ये स्पीशीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज की पिक्चर देख रहे हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती कौन सी हैं, जो कि नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट, अब जो एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट नहीं करती जो स्पीशीज भी, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल डोडो, डायनासोर, वूली मेमोथ, ये ऐसी स्पीशीज हैं जो पहले अर्थ में कभी रही हैं, इनके अब सिर्फ इम्प्रेशंस ही हैं, बाकी वो स्पीशीज नहीं रही हैं, उनका कोई फॉसिल वगैरह मिलते हैं जहाँ से पता चलता है कि ये स्पीशीज कभी थी। तो इसमें हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ये डोडो एक बर्ड था जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये मॉरिशस जो कि इंडियन ओशन में है वहाँ पर ये पाया जाता था, तो अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि इसकी काफ़ी पोचिंग होती थी, इलीगल हंटिंग होती थी, तो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये वुली मेमोथ है, मैमल है, ये क्लोजली रिलेटेड है मॉडर्न डे एलिफेंट की तरह। तो इसके जो टस्क हम देख पा रहे हैं ऐसे थे कर्व शेप्ड, तो इस तरह का था, इसके ऊपर बाल भी काफ़ी दिख रहे हैं। तो ये था, लेकिन जो अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। डायनासॉर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन वाले थे या नॉन वेजिटेरियन वाले थे, शाकाहारी या मांसाहारी थे। जैसे मांसाहारी ये दिख रहा है, ये शाकाहारी। तो बहुत सारे डायनासोर थे जो कि अब उनके सिर्फ इंप्रेशंस मिलते हैं, अदरवाइज वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये भी एक देख पा रहे हैं आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स किसी टाइम में था, अब ये लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है अर्थ से। तो ये बहुत सारे डायनासोर के जो हैं ये हम देख पा रहे हैं। और जो मूवीज़ हैं जैसे गॉडजिला हो गया या जुरासिक पार्क हो गया, उसमें हम ये देखते हैं, तो एनिमेशन के थ्रू उनको बनाया हुआ है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट के बाद ऐसी वो आती हैं वाली स्पीशीज हमने पढ़ा जो IUCN रेड डाटा की 9 ग्रुप्स में सेकंड नंबर आता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो कि क्या है कि जंगल में तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन किसी तरीके से हमने उसको रेयर कर रहे हैं, या किसी लेबॉर्ट्री कंडीशन में रखा हुआ है, या जू में रखा हुआ है। तो ये वाली उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये सिर्फ सर्वाइव करती है कैप्टिव और कल्टीवेशन करते हैं इसका, या आउटसाइड नेटिव जो उसका हैबिटेट होता है वहाँ से बाहर इसको। तो इसमें ये हम एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये है नॉर्दर्न वाइट राइनासिरास, और जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न स्क्वेयर लिप्ड राइनासिरास। ये दो ही बचे हैं नंबर में, और दोनों की दोनों फीमेल्स हैं, उनमें से एक हम देख पा रहे हैं। और ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के कीनिया में ये प्रेजेंट हैं, सिर्फ 2 बचे हैं ये। तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे टाइम के साथ, तो एक वाइल्ड में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एक जू में रखे हुए हैं। दूसरा हम देखें में एलागोस कोरासो, ये जो है ये एक ब्लैक जो ग्लासी ब्लैक फिजेंट की तरह बर्ड होता है, जो कि जो ब्राज़ील के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट हैं वहाँ पाया जाता है ये वाला। तो ये तब पाया जाता था, अभी जंगलों में कम दिखता है, तो इसको भी रखा हुआ है वहाँ पर जू वगैरह में। तो ये भी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में आता है। फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो हैं कि अगर इनको हम कंजर्व नहीं करेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होंगे और फिर एक्सटिंक्ट थ्रू आउट द अर्थ भी हो जाएंगे। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो हैं पार्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट में होते हैं। ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बिकम क्रिटिकल एंडेंजर्ड। बहुत जो मेन कारण है कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो लॉस होता है। क्योंकि जो भी स्पीशीज़ हैं वो हैबिटेट से उनको रिसोर्सेज मिलते हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन क्या है उनका हैबिटेट जो है वो
डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या है वो कम हो रही है, क्योंकि उनको रहने के लिए, खाने के लिए सब वो यूज़ करते हैं हैबिटेट को, तो वही ख़त्म हो जाएगा तो इनके जो है इनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और फिर एक्सटिंक्ट हो जा सकते हैं फ्यूचर में। जो जिसकी हैबिटेट जिनके कारण इनका लॉस हो रहा है उसका कारण है एक तो पोल्यूशन हो रहा है, जो इलीगली इनकी हंटिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से जो अर्बन एरिया एक्सपेंड हो रहे हैं, एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं फॉरेस्ट काट के, तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये मेन कारण है। तो इसके अलावा एक और कारण है कि जो इन्वेसिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे नेचुरल हैबिटेट में, तो ये भी कारण होता है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं स्पीशीज़। तो इसमें एक एग्जांपल देख पा रहे हैं हम, ये गोरिल्ला है, एक ईस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला जिसको बोलते हैं ग्राउथ गोरिल्ला, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना के साथ कंट्री है कॉन्गो, वहाँ पर ये पाया जाता है गोरिल्ला, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिर हम ये देख पा रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकल के बाद आता है एंडेंजर्ड। अगर क्या होगा कि ये एंडेंजर्ड कौन से होंगे, जो कि वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है इन द वाइल्ड, जंगल में ये भी क्या है, इनका भी एक्सटिंक्शन का बड़ा रिस्क है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, कि इनका नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का ज़्यादा चांस इनका भी है, क्रिटिकल में जाएंगे और फिर एक्सटिंक्ट में जा सकते हैं ये कैटेगरी में भी। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज किस क्यों हैं, क्यों रिस्क पर हैं, इनका कारण है जैसे इनका भी हैबिटेट लॉस होना, पोचिंग होना, इन्वेसिव स्पीशीज जो बाहर से स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं वो वाले के कारण, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से स्पीशीज क्या होते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं। तो एंडेंजर्ड में हम कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी, जैसे जियांट पांडा, ये एक बीएस स्पीशीज है एंडेमिक टू चाइना, चाइना में पाया जाता है, जो कि एंडेमिक है। इसकी अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में क्रिटिकल एंडेंजर्ड आएगा, फिर वाइल्ड से भी, और फिर ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो इसको भी कंजर्व करना है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडिया का एक ये बर्ड है, इंडिया में पाया जाता है खासकर राजस्थान और इस गुजरात के इलाके में। तो इंडियन ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इंडियन बस्टर्ड जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कुछ पाकिस्तान के कंट्री जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये मिलता है, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, तो ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये वाला। इसके अलावा ये देख रहे हैं हम कश्मीर स्टैग, जिसको हांगुल भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है सर्वस एलेफस हांगुलू। तो जो है हांगुल क्या है, ये सब स्पीशीज़ है सेंट्रल एशिया का रेड डियर का, जो रेड डियर है उसका एक सब स्पीशीज़ है हांगुल। ये एंडेमिक टू कश्मीर है, कश्मीर में पाया जाता है, जो चंबा के कुछ, जो हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के कुछ इलाकों में ये मिलता है। कश्मीर में खासकर जो कौन सा है डचीगम नेशनल पार्क में ये जो है ये हांगुल मिलता है, जिसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। उसके बाद आता है ये वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल स्पीशीज वो होती हैं जो कि आने वाले दिनों में क्या है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकती हैं। दीज स्पीशीज आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, ऐसी स्पीशीज नियर फ्यूचर में एंडेंजर जा सकती हैं अगर इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इसी तरीके से कम होती रही जैसे हो रही है। तो वल्नरेबल भी क्या हो सकता है, और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल तीनों थ्रेटन स्पीशीज की सब कैटेगरी हैं ये। तो ये इंडियन राइनोसिरास, जिसको राइनोसिरास यूनिकॉर्न्स भी कहते हैं, इंडियन राइनो कहते हैं, द ग्रेट वन ऑन राइनोसिरास और ग्रेट इंडियन राइनोसिरास भी बोलते हैं इसके। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही नेटिव है ये। खासकर अगर इंडिया की बात करें तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में वन ऑन राइनोसिरास दिखते हैं हमें वहाँ पर। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, इनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये माउंटेन ज़ेब्रा नेटिव टू साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ये वल्नरेबल जो है माउंटेन ज़ेब्रा वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है ये। उसके बाद आता है नियर थ्रेटन स्पीशीज़ कौन से होते हैं, ये क्लोज टू बीइंग एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। नियर थ्रेटन हो गया, थ्रेटन की 3 कैटेगरी के बाद नेक्स्ट आता है नियर थ्रेटन, कि ये भी थ्रेटन कैटेगरी में जा सकते हैं, मे बी वल्नरेबल हो सकते हैं टू एंडेंजरमेंट इन द नियर फ्यूचर, कि ये थ्रेटन की जो वल्नरेबल कैटेगरी है उसमें आ सकते हैं ये नियर फ्यूचर में, अगर इसी तरीके से इनकी पॉपुलेशन कम होती रही तो।
तो ये एक एग्जांपल दे रहे हैं प्लेन्स में जेब्रा। पहले वाला माउंटेन का देखा जो कि थ्रेटन नियर थ्रेटन में था, वो उसका जो वो वाला था वो है वल्नरेबल स्पीशीज़, जो माउंटेन जेब्रा हमने देखा। तो ये वाला क्या है, ये नियर थ्रेटन में आता है, ये प्लेन वाला जो जेब्रा है, जो कि इसको बोलते हैं कॉमन जेब्रा। तो ये वाइड स्प्रेड है थ्रू आउट द जोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड में ये पाया जाता है, लेकिन ये क्या नियर थ्रेटन से वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकता है अगर इसकी हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो। एक हम ये इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी है, गुजरात के कच्छ में है, वो एज सेंचुरी है स्पेशली इनके लिए। इसको इंडियन ओनेगर भी कहते हैं, ओनेजर भी कहते हैं, और गुजराती लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गुड़खुर। तो ये क्या है, ये भी नियर थ्रेटन स्पीशीज में आता है, लेकिन इनके लिए स्पेशल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इंडिया में, गुजरात के कच्छ इलाके में। लीस्ट कंसर्न में आते हैं जो कि नियर फ्यूचर में ये जो है एंडेंजर्ड फिर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस समय वो इतने कंसर्न नहीं है, इनका नंबर काफ़ी है। जो एटलीस्ट ये जो है ये लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं IUCN रेड लिस्ट उनको कहती है, जिसका एज अवेलेबिलिटी इज नॉट बीइंग ए फोकस ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन बिकॉज द स्पीशीज। ये वाले वो स्पीशीज़ हैं जिनको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि ये जो स्टिल प्लेंटीफुल है जो है वाइल्ड लाइफ में, तो वाइल्ड लाइफ में जंगल में ये काफ़ी प्लेंटीफुल है, उस वजह से इनको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। जो लीस्ट कंसर्न है ये क्वालिफाई नहीं करते थ्रेटन पे, ये नियर थ्रेटन आर कंजर्वेशन डिपेंडेंट, कि ये ना थ्रेटन में ना नियर थ्रेटन पे अभी क्वालिफाई नहीं करते, इनका नंबर इनफ है, इसलिए ये लीस्ट कंसर्न में कैटेगरी में आते हैं। फिर आता डाटा जो डेफिशिएंट है, डाटा डेफिशिएंट वो वाले हैं जो कि IUCN ने कैटेगराइज किया है, जिनकी ऑफरिंग इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रॉपर असेसमेंट ऑफ कंजर्वेशन स्टेटस। ये है इनकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनको कंजर्वेशन स्टेटस दिया जाए। ऑल दो क्या है, इसकी ये नहीं कह सकते कि इसकी एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं हुई, स्टडी की हुई है, लेकिन इसका क्या किया हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कि ये कितने अबंडेंट हैं इनकी किस कैटेगरी में रखें इनको, उतनी इंफॉर्मेशन इनके लिए अभी नहीं है। अदरवाइज इनकी भी स्टडी की गई है, लेकिन कितने अबंडेंस है, कितना नंबर है, पूरे तरीके से उसका स्टडी नहीं की गई है, तो उसका डाटा डेफिशिएंट में कैटेगरी में वो वाले स्पीशीज आते हैं। नॉट अवेलेबेटेड वो वाले हो गए, वो वाले स्पीशीज जिनकी जो IUCN रेड लिस्ट में कौन से स्पीशीज जिनका जो है अभी तक IUCN ने असेस ही नहीं किया है, IUCN ने जिन स्पीशीज को अभी तक असेस नहीं किया वो आता है नॉट अवेलेबेटेड जो है स्पीशीज में आते हैं। तो थ्रेटन्ड स्पीशीज को फिर से हम याद करा देते हैं, वो वाले कौन कौन से आते हैं इसमें, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल जो स्पीशीज हैं वो ये थ्रेटन्ड स्पीशीज की ही सब टाइप्स हैं, जो कि हमने पढ़ लिया ऊपर। नेक्स्ट आता है रेयर स्पीशीज भी आता है। अब तो हमने 9 जो कैटेगरीज हैं जो IUCN ने दिए हैं वो पढ़ ली, इसके अलावा कभी कुछ रेयर स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज ये भी आ जाता है, तो वो कौन सी होती हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये वाली भी हम पढ़ लेते हैं कि रेयर स्पीशीज कौन सी होती हैं। रेयर स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो वाली जो क्या है आर वेरी अनकॉमन है, स्क्वार्स है, इनफ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड है। ऐसी स्पीशीज जो कभी कभार दिखती हैं, कम दिखती हैं, फ्रीक्वेंट नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पर क्या है, स्क्वार्स हैं, दूर दूर तक हैं, अगर किसी एरिया में यहाँ पर हैं फिर कहीं इधर मिलेंगी, दूर दूर कम मिलेंगी एक चीज़, और इनका नंबर बड़ा कम है और अनकॉमन है, कॉमन स्पीशीज नहीं है, उनको बोलते हैं रेयर स्पीशीज। ये वाली जो है प्लांट की स्पीशीज भी हो सकती हैं, एनिमल की भी स्पीशीज हो सकती हैं, और इनको जो है ये एंडेंजर्ड या थ्रेटन से ये अलग होती हैं। इनको जो IUCN ने कैटेगरी में नहीं रखा, IUCN जो है डज नॉट नॉर्मली मेक सच डेजिग्नेशन। इस जो है उनको जो है साइंटिफिक जो भी डिस्कशन होती है उसमें ये IUCN भी यूज़ करते हैं रेयर स्पीशीज का नाम, लेकिन इन्होंने इसको डिज़ाइन नहीं किया, नाम नहीं दिया है। तो ये जो रेयर स्पीशीज हम बताते हैं, डेजिग्नेशन देते हैं किसी स्पीशीज़ का भी, वो कौन देता है, ऑफिशियल कोई बॉडी दे देती है, जैसे कोई नेशनल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, या कोई प्रोविंसेस है, वो दे सकते हैं इसकी जो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी कैटेगरी को कि रेयर बोल सकते हैं वो। इसमें IUCN ने स्पेसिफिकली इसको जो है नाम डिज़ाइन नहीं किया है।
तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर जो है, इसको रेयर किसको कहता है? वो वाले स्पीशीज़ जो कि कहाँ पाए जाते हैं? आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। ऐसे स्पीशीज़ कहाँ पाए जाते हैं? आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाए जाते हैं। ये एंडेंजर्ड नहीं होते, लेकिन ये भी क्या है, काफ़ी रिस्क पर हैं। IUCN के अकॉर्डिंगली ये एंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, रिस्क पर हैं ऐसे स्पीशीज़ भी। जैसे नीलगिरी ताहार, एशियाटिक लाइन, ब्लैक बक जो हैं वगैरह, ये क्या है, रेयर स्पीशीज़ में आता है कि कहीं कहीं ये मिलते हैं इनकी। और हम अगर एक क्वेश्चन हम देख लें पहले, कि ये हम देख पा रहे हैं कि विच स्पीशीज विच अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसी स्पीशीज जो कि स्मॉल पॉपुलेशन में उसकी पॉपुलेशन कम है और रिस्ट्रिक्टेड है कुछ एक सर्टेन जोग्राफिकल एरिया में है, उसको क्या कहेंगे? उसकी पॉपुलेशन कम है और एक सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशन पर ही वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसी स्पीशीज को आंसर है रेयर स्पीशीज। इसका आंसर है रेयर स्पीशीज। एक क्वेश्चन है तो उससे पता चल गया कि रेयर स्पीशीज क्या होती है एक्चुअली। तो इसके नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज जो है प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज होते हैं जो कि पार्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं और वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाए जाते, किसी भी एरिया में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं और फिर बाकी किसी एरिया में वो नहीं मिलते। तो एंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो यूनिक होते हैं ये स्पीशीज, और एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलेंगे। जैसे एग्जांपल्स हैं एशियाटिक लाइन, गिर फॉरेस्ट में मिलता है। अगर हम एशियाटिक लाइन देखें और किसी नेशनल पार्क में मिलेगा या नहीं, नहीं मिलता, लेकिन गिर फॉरेस्ट है जो कि नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वहाँ पर पार्टिकुलरली क्या मिलता है, एशियाटिक लाइन। इसके अलावा कश्मीर स्टैग, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जिसको हांगुल भी कहते हैं, सर्वस एलाफस हांगलू वो कहते हैं जिसको, ये डजिगम नेशनल पार्क है जो कश्मीर में वहीं पाया जाता है जहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो है हिमाचल प्रदेश में वहाँ दिखता है। तो ये पार्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में ही दिखते हैं, बाकी जगह नहीं दिखते। अगर उसको हम बोलेंगे कश्मीर स्टैग को हम गुजरात के कच्छ में देखें या गिर में देखें या तमिलनाडु में देखें तो वहाँ नहीं दिखेगा पार्टिकुलर। तो वो होते हैं एंडेमिक स्पीशीज। लायन टेल्ड मैकेका जो है ये वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। तो जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, जरूरी नहीं है कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं हो सकते या वो थ्रेटन नहीं हो सकते, ये वो हो सकते हैं, लेकिन एंडेमिक का यहाँ पर मतलब ये है कि वो स्पीशीज जो एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं एशियाटिक लाइन जो गिर फॉरेस्ट में मिलता है, गुजरात के एक नेशनल पार्क का गिर, वहाँ पर मिलता है। लाइन टेल्ड मैकेका जो है वेस्टर्न घाट में मिलता है, ये हम देख पा रहे हैं, इसकी टेल जो लाइन की तरह होती है ये वाला। तो ये इसके अलावा ये नेक्स्ट आता है हमारा एक्जोटिक स्पीशीज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पीशीज रेफर टू एनिमल और प्लांट स्पीशीज होते हैं ये, जो कि नॉन नेटिव होते हैं। ये नेटिव नहीं होते, एक्जोटिक बाहर से इंट्रोड्यूस किए होते हैं ये वाले। ये इंट्रोड्यूस किए होते हैं इन एरिया वेयर डज नॉट अकर नेचुरली। ये ऐसे एरिया में हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर नेचुरली ये अकर नहीं करते, बाहर से लाकर इनको लगाते हैं। जिनको जो लाया होता है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, उनको बोलते हैं एक्जोटिक स्पीशीज। तो ये जो है बाहर से इंट्रोडक्शन हुई होती है इनकी, डेलिबरेटली भी या एक्सीडेंटली भी। डेलिबरेटली हमने लगाए हो सकते हैं, खुद भी ये लग सकते हैं, या हम खुद भी लगाते हैं इनको, या ये एक्सीडेंटली भी लगे हो सकते हैं। तो इनको हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि ये इनवेसिव है। इनवेसिव जो है वो एक्जोटिक की टाइप हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं है। कुछ एक्जोटिक स्पीशीज ऐसे भी हैं जिसको हम लाते हैं, जब इंट्रोड्यूस करते हैं उस एरिया में, वो पॉजिटिव जो है बेनिफिट भी मिलते हैं उनसे। तो इन्वेसिव हो गए जिनमें नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो प्रेजेंस ऑफ एन एक्जोटिक स्पीशीज जो है, इनका क्या है इफेक्ट, क्या है, लोकल जो इकोसिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है कि जैसे हमने बोला कि वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। एक्जोटिक स्पीशीज के एडवर्स बुरे असर भी पड़ सकते हैं और बेनिफिशियल भी पड़ सकते हैं। एक्जोटिक स्पीशीज को और को क्या कहते हैं, जो नाम है इनके, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज भी कह सकते हैं इनको, एलियन स्पीशीज भी कह सकते हैं, फॉरेन स्पीशीज भी कह सकते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज भी कह सकते हैं, और नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज भी कह सकते हैं। ये सारे नाम हैं किसके, एक्जोटिक स्पीशीज के। तो एक्जोटिक के साथ साथ ही जो है इन्वेसिव जो है एक्जोटिक की ही एक टाइप है, इन्वेसिव स्पीशीज। तो ये क्या है, डिफाइंड एज नॉन नेटिव स्पीशीज होती हैं जो कि डिस्ट्रप्शन करते हैं इन द लोकल इकोसिस्टम। लोकल जो सिस्टम इकोसिस्टम है उस पर ये बुरा असर डालते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। तो ये एक्जोटिक स्पीशीज की ही टाइप होती हैं,
लेकिन ये क्या होती है, नॉइसियंस होती हैं, पोल्यूटेंट होती हैं, डिस्टर्बेंस काज करती हैं, जिस एरिया में भी ये डिवेड करती हैं तो लोकल इकोसिस्टम को ये ख़राब करती हैं। तो इन स्पीसीज़ को हम और क्या कह सकते हैं, एक पेस्ट भी कह सकते हैं। न्यू लोकेशन में जहाँ ये आती हैं तो वहाँ पर एज ए पेस्ट का रोल ये प्ले करती हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये पार्थीनियम है, जो इसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं इंडिया में। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस इसका नाम है। तो ये वाली जो है जिन एरिया में लगती हैं तो वहाँ पर ग्रासीज वगैरह नहीं होते, यही होते हैं। तो वो एनिमल वगैरह, कैटल वगैरह वो खाते नहीं हैं। तो ये इसके अलावा इसके थ्रू जो है बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, स्किन पर भी ये इफेक्ट डालते हैं। तो ये होते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, एक्जोटिक की टाइप है, लेकिन एक्जोटिक में वो एक्जोटिक वाले फ़ायदा भी देते हैं बाकी भी, लेकिन जो इन्वेसिव है पार्टिकुलर वो नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर रेड डेटा बुक क्लासिफिकेशन जो आती है स्पीशीज़ की वो। थैंक यू।